नमस्कार साथियों। आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये वो प्रश्न है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शंस में है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, चित्रा मोदकर या गीताश्री। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चित्रा मुदगल को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस रचना के लिए मिला था इन्हें? ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए, जो कि उपन्यास विधा की रचना है इनकी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शंस में है भीष्म साहनी, फणीश्वर नाथ रेणु, रविंद्र कालिया या राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मुड़ मुड़कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी आत्मकथा है ये? राजेंद्र यादव की। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यह 2001 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है? आपके पास ऑप्शंस में है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या लहंदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सी उपभाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोली आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और आप ये भी जानते होंगे कि हिंदी क्षेत्र में कुल 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, कितनी उपभाषाएं हैं? कुल 5 उपभाषाएं हैं। और बोलियां कितनी हैं? बिल्कुल सही, 18 बोलियां हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं? कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्ति को ही आधार मानकर हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? बिल्कुल सही, 4 कालों में बांटा है इन्होंने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत किसने कहा है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, मार्कंडे वाजपेयी, मिश्र बंधु या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है आपके पास कि रीतिकाल को गुंडेपन और शोहदेपन की हरकत किसने कहा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, मार्कंडे वाजपेयी जी ने कहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से यात्रा वृतांत की रचना नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अरे या यावर रहेगा याद, आखिरी चट्टान तक, पड़ोस की खुशबू या याद हो कि ना याद हो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी नहीं, पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से यात्रा वृतांत की रचना कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है। नहीं का खासकर आप लोग ध्यान रखिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही हो। ठीक है, याद हो कि ना याद हो, यह यात्रा वृतांत की रचना नहीं है बल्कि
संस्मरण विधा की रचना है। और किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, काशीनाथ की। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अरे या यावर रहेगा याद, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है अरे या यावर रहेगा याद। ठीक है, और आखिरी चट्टान तक, इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश, बिल्कुल सही। ठीक है, किसकी है आखिरी चट्टान तक? मोहन राकेश की रचना है। और अरे या यावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी का यात्रा वृतांत है। और पड़ोस की खुशबू, बिल्कुल सही, रामदास मिश्र जी का यात्रा वृतांत है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4, याद हो कि ना याद हो, संस्मरण विधा की रचना है। और किसकी रचना है ये? काशीनाथ की। हमारा अगला प्रश्न है, लकड़ी और ऊन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? आपके पास ऑप्शंस में है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लकड़ी और ऊन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना जब भी आप यह वीडियो देखते हैं। ठीक है, उसी टाइम अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देना। हमारा अगला प्रश्न है, संधा भाषा का प्रयोग किया है, किसने किया है? आपके पास ऑप्शंस में है सिद्धों ने, जैन कवियों ने, संत कवियों ने या अपभ्रंश के कवियों ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, संधा भाषा का प्रयोग किसने किया है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, सिद्धों ने। ठीक है, आप जानते हैं कि सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संधा भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं, कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, नंदुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? विजय देव नारायण शाही की। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? आपके पास ऑप्शंस में है संवत 1850 से 1980 तक, संवत 1900 से 1990 तक, संवत 1900 से 1984 तक या संवत 1943 से 1984 तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, संवत 1900 से 1984 तक रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? प्रश्न को ध्यान से सुनना। प्रश्न पूछा गया है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। आपके पास ऑप्शंस में है रामकमल राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी जीवनी है ये? अज्ञे जी की। और इसके रचनाकार कौन है? जी नहीं, प्रश्न में पूछा गया है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी। अज्ञे जी भी तो रचनाकार है पर उनकी रचना नहीं है, ये उनके जीवन से संबंधित है। ठीक है, और इसके जो रचनाकार रहे हैं वो कौन रहे हैं? रामकमल रॉय। ठीक है, और किसके जीवन से संबंधित है? अज्ञे जी के जीवन से संबंधित है ये जीवनी। ठीक है, जी हाँ, शिखर से सागर तक जो है वो जीवनी विधा की रचना है। और यह जीवनी जो है
वो अज्ञे जी के जीवन से संबंधित है और जो इसके रचनाकार रहे हैं वो रामकमल राय हैं। ठीक है जी हाँ, प्रश्न को ध्यान से देखना आपने, उसके बाद ही अपना उत्तर देना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा? आपके पास ऑप्शंस में है जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर स्मिथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसादत्त तासी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, घीसू और माधव प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र हैं? आपके पास ऑप्शंस में है दो बेलों की कथा, पूस की रात, कफन या ईदगाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कि ये चारों रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। तो बताइए, घीसू और माधव प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कफन कहानी के पात्र हैं और प्रेमचंद जी की जो कफन कहानी है वो 1936 ईस्वी की है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से यशपाल का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है विराटा की पद्मिनी, मुक्तिपथ, तेरी मेरी उसकी बात या बूंद और समुद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से यशपाल जी का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी का उपन्यास है 1974 ईस्वी का। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि विराटा की पद्मिनी किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है 1936 ईस्वी का। ठीक है, और मुक्तिपथ? बिल्कुल सही। मुक्तिपथ किसका उपन्यास है? ईलाचंद्र जोशी का। ठीक है, ईलाचंद्र जोशी जी का है मुक्तिपथ। और फिर है आपके पास बूंद और समुद्र, ये 1948 का है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी का है। ठीक है, किसका है? अमृतलाल नागर का है 1956 ईस्वी का। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, यशपाल जी का उपन्यास कौन सा बताया? तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी का। और विराटा की पद्मिनी किसका बताया? वृंदावन लाल वर्मा का 1936 ईस्वी का। मुक्तिपथ ईलाचंद्र जोशी का है 1948 ईस्वी का। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है 1956 ईस्वी का उपन्यास। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और एक प्रश्न जो मैंने पूछा है उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।